देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए। पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे। अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था। मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तपस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर ले कि ये अच्छा है और बुरा है। तो मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडेटा है इसके आधार पर अप्लाई करें और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं। पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से, उनको ऑर्डर दे दो। हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से वीक आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं। और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट, सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वही होता है। हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी। आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है। और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीजें देखता है, तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया। ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जेम पोर्टल है, आप जेम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जेम पोर्टल पे जाए, कोई और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टीफेसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीजों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई न कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवी को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है, लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई की मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे थे। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है। अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, तो आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं। इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ है जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से सिर्फ रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया। मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है, इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है।
यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहाँ सरकार खंड में ईडी ने 5000 से ज्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चेज कंडक्ट की गई थी। ओनली 84। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है। 84 is to 7,000। 2014 के पहले यानी उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका। मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ। अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी अपर कास्ट की पार्टी। रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज्यादा एससी है, सबसे ज्यादा एसटी है, सबसे ज्यादा ओबीसी। ये सारे हमारे सबसे ज्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी है। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व तो पूरा कर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, अब तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, ये लोगों को जानकारी दीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पे क्या पहचान है? आज हम पुडुचेरी में सरकार में है। पुडुचेरी साउथ में पता होना चाहिए, हम सरकार में हैं। और अब अंडमान निकोबार हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है? पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं। भ्रष्टाचार, अकंठ भ्रष्टाचार है जी।
अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं पक्का मानता हूं कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। वोट शेयर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक से आता हूं मैं, और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपए महिलाओं को जाती है। ये सब गारंटी स्कीम्स, फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपए हर महिला को, और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल